हेलो एवरीवन। संस्कार भारती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिंदी साहित्य की व्याख्याता पूनम दौलिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्नातक तृतीय वर्ष की हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र का जो विषय है काव्य शास्त्र, उससे संबंधित हम लोग पे अध्ययन कर रहे थे। पहले हमने अलंकार को देखा और उसके बाद हमने रस के बारे में पढ़ा। तो 11 रसों को पढ़ाने के बाद आपको मैंने रस निष्पत्ति पढ़ाना शुरू किया था और रस निष्पत्ति के अंतर्गत ही मैंने आपको दो विद्वानों के बारे में बताया था। उनके जो स्थायी जो दो विद्वान हैं उनके द्वारा जो वाद प्रस्तुत किए गए हैं, उनके द्वारा उन वादों के जो नाम दिए गए हैं और संयोग शब्द से उनका अर्थ, निष्पत्ति से अर्थ और रस का आश्रय वो कहाँ कहाँ मानते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और रसों के अवयवों को भी मैंने अच्छे से समझाया था। मैं फिर से बता देती हूँ कि जब तक रसों के अवयव और उनकी प्रक्रिया को आप नहीं समझेंगे, रस निष्पत्ति को समझना थोड़ा कठिन होगा। तो आप इसके अंतर्गत देखिए, जो रस निष्पत्ति है तो हम देखेंगे पहला विद्वान जो मैंने बताया था, उन विद्वानों को ही हम दोबारा से देखेंगे, एक छोटे से रिकैप से समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। विद्वान वाद का नाम, संयोग, संयोग का अर्थ, निष्पत्ति का अर्थ और रस का आश्रय, रस का आश्रय। तो विद्वानों के अनुसार इनको क्या क्या माना है यही हम देखेंगे। संयोग का मैंने आपको बताया था। संयोग किस किस का संयोग? एक संचारी भाव प्लस स्थायी भाव, इन दोनों के संयोग से अर्थ है संयोग का अर्थ। इससे ये अभिप्राय है। तो देखिए, जो इनके अंतर्गत जो हम विद्वान हमने पढ़े थे उन्हीं को देखते हैं हम। पहला विद्वान हमने देखा था भट्टलोलट। भट्टलोलट जो क्या है? मीमांसक है, रस के मीमांसक है। और उन्होंने इस वाद को क्या नाम दिया था? उत्पत्तिवाद। एक और नाम इन्होंने दिया था, याद आया आप लोगों को? आरोपवाद। अर्थात उत्पत्ति होती है रस की या फिर आरोपित किया जाता है। आगे देखिए, संयोग शब्द से इन्होंने अर्थ दिया था उत्पाद्य, उत्पादक और पोष्य, पोषक। एक और नाम दिया था प्रतीप्य, प्रतीक। इन्होंने निष्पत्ति शब्द का अर्थ बोला था। निष्पत्ति जैसे हम जो कहते हैं, जो साधारणीकरण के अंतर्गत हम कहते हैं रस की निष्पत्ति हो गई अर्थात अनुभूति हो गई, तो उस निष्पत्ति को इन्होंने क्या नाम दिया? उत्पत्ति। रस की क्या हो गई? उत्पत्ति हो गई। निष्पत्ति जो है ये बड़ा ही मुख्य शब्द है। ये साधारणीकरण के बाद में सामने आने वाला शब्दों में से है। जैसे कि उत्पत्ति बड़ा ही मुख्य विषय शब्द है। अब इन्होंने रस का आश्रय कहाँ माना कि रस होता कहाँ है, कहाँ उत्पन्न होता है? इन्होंने मूल कार्य में रस का, मूल कार्य में रस का आश्रय माना। जबकि मूल कार्य में रस का आश्रय नहीं होता है, उसके कारण जो आश्रय के अंदर यानी कि सहृदय व्यक्ति में होता है। ये मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। तो ये इसको देख लेंगे एक बार फिर से कि भट्टलोलट ने बोला इस वाद का नाम क्या? उत्पत्ति आरोप। संचारी भाव और स्थायी भावों के संयोग से जो रस में पुष्ट होता है, मैंने आपको बताया था कि स्थायी भाव क्या है? जन्म से ही हमारे मन में सुषुप्त अवस्था में विद्यमान है।
और इसके साथ ही जब परिस्थितियां अनुकूल होती है तो ये प्रकट हो जाते हैं। तो ये उत्पाद्य संचारी भाव क्या काम करते हैं? उत्पाद्य का यानी कि प्रोडक्ट का काम करते हैं। और उत्पादक स्थायी भाव को क्या बना देते हैं? उत्पादक बना देते हैं, वो उसे पैदा करता है। और ये दोनों मिलकर ही संचारी भाव इनको क्या करते हैं? पुष्ट करते हैं और रस की उत्पत्ति होती है। उसी तरह प्रतीक और प्रतीक, प्रतीक का मतलब होता है एक मॉडल हम मान लेते हैं, ठीक है। हमने सूर्य को प्रकाश देवता का मॉडल मान लिया है ना, या फिर हम इस तरह से किसी को अंधेरे को हमने बुराई का प्रतीक मान लिया। उसी तरह से रस का प्रतीक रूप हम मान लेते हैं। जैसे कि हमें मालूम है रंगमंच पर जो प्ले खेल रहे हैं वो राम और सीता, असल में राम और सीता नहीं है, ये इनके क्या है? प्रतीक रूप है। हम उनमें प्रतीक मान लेते हैं, उन्हीं में रस की अनुभूति करने लगते हैं। वैसे ही पोष्य पोषक, संचारी भाव क्या है? पोष्य है, पोषक देने वाले हैं, और पोषक स्थायी भावों को पोषक बना देते हैं और अधिक मजबूत बनाते हैं, और स्थायी भाव संचारी भाव के सहयोग से रस की उत्पत्ति होती है। और रस की निष्पत्ति होती है। इस शब्द को भट्ट लोलट ने क्या नाम दिया? उत्पत्ति, जो कि बड़ा ही मुख्य शब्द है। हम निष्पत्ति होना या उत्पत्ति होना, उत्पन्न होना, ये बिल्कुल सार्थक है। यहाँ तक सब अच्छा था, लेकिन इन्होंने रस का आश्रय किसमें मान लिया? मूल कार्य में, यानी कि जहाँ रस उत्पन्न हो रहा है उसी को उसका आश्रय मान लिया। जबकि रस की जो अनुभूति करता है, जो उसे महसूस करता है, रस तो उस हृदय में ही उत्पन्न होता है, वही आश्रय पाता है। तो एक बार देख लीजिए इसे, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें आप। आगे बढ़ते हैं। इस विद्वान के बाद में हम जो दूसरे विद्वान का हमने अध्ययन किया था उन्हें देखेंगे। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था शंकुक। शंकुक क्या है? न्याय शास्त्री है, न्याय शास्त्री है। इन्होंने इस वाद को नाम दिया अनुमतिवाद। इसे एक और शब्द कहा अनुमान प्रमाण, और इसे एक शब्द में, एक प्रयोग के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया। इसीलिए इन्होंने इसे चित्र तुरंग न्याय, चित्र तुरंग न्याय भी कहा। अब इसका संचारी भाव और स्थायी भाव के संयोग के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया वो आपके सामने है। अनुमाप्य, अनुमाप्य, अनुमापक, अनुमाप्य, अनुमापक, इस शब्द का प्रयोग इन्होंने किया। इसके साथ ही इन्होंने गम्य, गमक से कहा। इसके बाद रस निष्पत्ति, निष्पत्ति का अर्थ क्या लिया इन्होंने? अनुमति। जैसे कि भट्ट लोलट ने कहा कि रस की क्या होती है? उत्पत्ति होती है, वैसे ही शंकुक ने क्या कहा? रस की अनुमति होती है। अब बात करें रस के आश्रय की, तो रस का आश्रय शंकुक ने कहा माना? रंगमंच पर। रंगमंच पर इन्होंने आश्रय माना। क्या ये सही है? मैंने आपको समझाया था कि जब अभिनेता अभिनय करने के लिए तैयार होता है तो वो अपने आप को उस परिस्थिति में ढालता है, उस भाव को बहुत अनुभव करता है और उसे फिर अभिनय करता है। तो पहले उस रस की अनुभूति करी उसने। इसीलिए भट्ट लोलट ने मूल कार्य यानी स्वयं जो नट है उसके अंदर रस के आश्रय मान लिया। शंकुक ने कहा कि नहीं, वो नट के अंदर रस का आश्रय नहीं हो रहा है, जब तक वो रंगमंच पर है तब तक ही उसके अंदर रस का अनुभूति हो रही है। जैसे ही वो रंगमंच से हट जाएगा उसमें रस का आश्रय नहीं रहेगा, इसीलिए रंगमंच पर रस का आश्रय बताया है। तो ये दोनों विद्वान, इसमें मैंने बताया था कि रस को चित्र तुरंग न्याय समझिए कि चित्र को देखकर जिस तरह मस्तिष्क में
सजीव वस्तु बन जाती है। जैसे घोड़े के चित्र को देखकर आपको हिलता डुलता दौड़ता हुआ घोड़ा नजर आता है। सेब का चित्र देखकर आपको वास्तविक सेब का चित्र मस्तिष्क में बन जाता है, बल्कि ना केवल चित्र बनता है, उसका स्वाद भी याद आ जाता है। तो आपने क्या किया, चित्र तुरंग न्याय, फटाफट आपने चित्र से आपके मस्तिष्क में क्या कर लिया, एक सजीव से उसे जोड़ दिया, इसीलिए इसे चित्र तुरंग न्याय नाम दिया। आपने क्या किया, चित्र देखकर अनुमान बना लिया, आपने अनुमान किया अपने मस्तिष्क में, इसीलिए इस अनुमान करने के कारण, आपकी इमेजिनेशन के कारण अनुमान शब्द से इन्होंने नाम दिया अनुमतिवाद। अनुमति अनुमान से ही बना है। अब संचारी भाव और स्थायी भावों का कैसे संयोग होता है, तो संचारी भाव मैंने बताया जल तरंग की भांति आते हैं, स्थायी भावों को और अधिक पोषण देते हैं, पुष्ट करते हैं और रस को परिपक्व करके प्रकट करते हैं। तो संचारी भाव किस रूप में, अनुमाप्य, अनुमान करने के साधन के रूप में, अनुमापक यानी कि अनुमान करने का प्रयोग स्थायी भावों के रूप में कर लेते हैं, यानी कि अनुमाप्य अनुमापक होता है, तब जाके रस की पुष्ट होता है। और रस की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। तो रस की निष्पत्ति को इन्होंने क्या कहा, अनुमति कहा। बस बात एक ही है, बात शब्द है निष्पत्ति, भट्ट लोलट ने उत्पत्ति कहा है, शंकुक ने अनुमति कहा। इन्होंने गम्य गमक, गमक का मतलब चलना, आगे बढ़ना, भाव अपने आप कैसे बढ़े, उन्हें पोषण मिलेगा तब बढ़ेगा। मैंने बताया था स्थायी भाव जन्म अवस्था से हमारे मन में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, और जब उपयुक्त परिस्थितियां हमारे पास होती हैं तब वो प्रकट हो जाते हैं। हर किसी के लिए हमारे मन में प्रेम भाव नहीं आता है, लेकिन जो सच में प्रेम पात्र है हमारे हृदय से, हम जिसके लिए भावुक हैं, वो जब हमारे पास होगा तभी हमारा जो रति भाव है या श्रृंगार भाव है वो प्रकट होगा। इसके अलावा दुनिया में सब लोगों के लिए भाव नहीं आता है ना। माता जो है अपने बच्चे को जितना प्रेम करती है, अपने बच्चे पे जितना वात्सल्य आता है, उतना रास्ते चलते किसी बच्चे के देख के उतना प्रेम नहीं आएगा। तो भाव है परिस्थितियों से ही प्रकट होते हैं, बढ़ते हैं आगे। गम्य गम्मक भाव इसीलिए कहा, गम्य यानी उसे आगे बढ़ाने के लिए संचारी भाव, गम्मक यानी स्थायी भाव से आगे बढ़ाना। और रस की क्या होती है, अनुमति होती है। किस पर माना इन्होंने, रंगमंच पर, कि जब तक नाटक खेला जा रहा है, रंगमंच पर है, तब तक पता है। जैसे कि मैंने आपको सेब दिखाया था, जब तक आपने चित्र देखा तब तक आपके दिमाग में वो रहा। आप ये लेसन पढ़ेंगे तब तक भी शायद मैडम ने एक उदाहरण दिया था, देखो एप्पल दिखा के बताया था, ठीक है। आप ये वीडियो खत्म करेंगे, आप किसी और काम में लग जाएंगे, भूल जाएंगे। यानी कि एप्पल देखकर, आपने खाया नहीं है लेकिन चित्र देखकर आपको स्वाद याद आएगा। जब तक आप पढ़ेंगे, ध्यान में रहेगा, तब तक आपके दिमाग में वो रहेगा। जैसे ही चैप्टर बंद किया, जैसे ही पढ़ना बंद किया, मम्मी ने आवाज लगा लिया, किसी दोस्त ने बुला दिया, आप चले गए या किसी काम में लग गए, आप ये भूल जाएंगे। यानी कि वो कब तक था आपका रस का आश्रय, रंगमंच पर, यानी जब तक उससे संबंधित थे तब तक था। यानी राम में भाव कब तक बने रहेंगे, रस का आश्रय राम में कब तक रहेगा, जब तक वो रंगमंच पर है, इसके अलावा नहीं रहेगा। लेकिन ये बात भी दोनों में सही नहीं है, इसीलिए तो शोध का विषय बना और आगे के विद्वानों ने इसके ऊपर विचार किया और अपने जो विचार प्रस्तुत किए। आप इन दोनों न्यायशास्त्रियों को और मीमांसक को देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आपने इन दो विद्वानों को देखा, इनको देखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। आशा है आपको ये दोनों अच्छे से समझ आए होंगे। इसके बाद जो दो विद्वान और हैं जिन्होंने अपने शोध का विषय बनाया, और इन्हीं जो विद्वान हैं इन्हीं की बात को आगे अपने तरीके से कैसे रखा। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो नींव का पत्थर साबित हुआ। जो विद्वान है भट्टनायक, तीसरे विद्वान है ये भट्टनायक। भट्टनायक जो है उन्होंने इस वाद के लिए जो शब्द प्रयोग किया वो भी कहीं ना कहीं बड़ा सार्थक हुआ।
लेकिन एक नाम जो इन्होंने साधारणीकरण का सबसे पहले इन्होंने दिया, वो आगे चलकर यही नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस रस निष्पत्ति को हम साधारणीकरण के नाम से भी जानते हैं। इस बात का नाम इन्होंने दिया भुक्तिवाद और साधारणीकरण। साधारणीकरण। अब ये जो भुक्तिवाद है, इसके संयोग का अर्थ इन्होंने भोज भोजक, भोज भोजक, आप इसे समझना भी आसान होगा। भोज्य भोजक शब्द से इसे बताया। और निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने क्या कहा? भुक्ति या फिर भोग। सबसे अच्छी बात जो इन्होंने बताई, सबसे पहले प्रस्तुत की, वो है कि रस की निष्पत्ति, रस का आश्रय कहाँ होता है? सहृदय में। मैंने आपको समझाया था सहृदय क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया, तो वापस से देखेंगे हम। सहृदय का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसके अंदर भावों को महसूस करने का क्षमता हो, जो हृदयहीन ना हो, जिस पर करुणा, प्रेम और इन सब का असर होता हो, जो दूसरों के सुख दुख को देखकर सुख दुख महसूस करता हो, वो व्यक्ति क्या होता है? सहृदय होता है। तो आगे चलकर जो इन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द दिया, साधारणीकरण, इस पर ये शब्द हमें मिला। साथ ही साथ सहृदय शब्द भी हमको मिला, ये भी बड़ा मुख्य रूप, ये भी आगे चल के काम आए। तो इन्होंने क्या कहा भुक्तिवाद का? इन्होंने कहा संचारी भाव और स्थायी भावों के संयोग से क्या होता है? एक संचारी भाव जल तरंग की भांति आते हैं और स्थायी भावों को पुष्ट करते हैं और रस की निष्पत्ति होती है, रस परिपक्व हो जाते हैं, पोषक उनको मिल जाता, पोषण मिल जाता है। हमने पढ़ा था पुष्ट करते हैं, है ना, पोष्य पोषक भाव पढ़ा था। वैसे ही देखिए भोज्य भोजक भाव, भोज्य मतलब खाना, भोजक यानी कि उसके खाने का इंतजाम हो गया। संचारी भाव आते हैं, उसके लिए भोजन प्रस्तुत करते हैं, स्थायी भाव उन भोजन को करता है और अच्छी तरह से पुष्ट होकर रस को पूरी तरह परिपक्व करता है। तो जब रस निष्पत्ति को, रस की निष्पत्ति होती है, रस भाव समझ में आते हैं, उस अवस्था को, निष्पत्ति को क्या नाम दिया इन्होंने? भुक्ति का। क्या कहा? रस की भुक्ति हो गई, यानी कि भुक्ति हो गई। भोग हो गया, यानी कि उसको भोग लिया गया और उसे बात समझ में आ गई, रस पूरी तरह से परिपक्व हो गए, तो इसीलिए भुक्ति और भोग शब्द इन्होंने प्रयोग किया। अब ये किसके, कहाँ होंगे? रस का आश्रय कहाँ होगा? सहृदय, यानी जो हृदय सहित है व्यक्ति, वही भावों को समझ सकता है। रस की जो आश्रय है, ना तो मूल कार्य में होता है, ना रंगमंच पर होता है, वो कहाँ होता है? सहृदय में। कैसे? मैं आपको बताती हूँ, एक उदाहरण से बताऊंगी। पहले आप इसे देख लीजिए। भट्टनायक जो है, ये आपको मैं बताना भूल गई, ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। इनकी पुस्तक का नाम है हृदय दर्पण। पहले इनके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए। इन्होंने भुक्तिवाद नाम दिया और इसके लिए साधारणीकरण शब्द पहली बार प्रयोग किया, इसीलिए भट्टनायक बड़े ही प्रमुख हो जाते हैं प्रथम बार साधारणीकरण शब्द का प्रयोग करने के कारण। अब आप कहेंगे सहृदय व्यक्ति में कैसे? तो मैं बताती हूँ क्यों। रस का आश्रय क्यों मूल कार्य में नहीं होता? क्यों रस रंगमंच पर नहीं होता? सहृदय में क्यों होता है? इनकी इस बात का समर्थन करके आगे विद्वानों ने यही बात आगे बढ़ाई है। दूसरी, इन्होंने साधारणीकरण को भी आगे बढ़ाया है। इन शब्दों का प्रयोग थोड़ा सा उचित नहीं लगा, इसीलिए आगे के विद्वानों ने इनके अर्थ बदल दिए हैं, ठीक है। लेकिन आप ये देख लीजिए साधारणीकरण में सहृदय कैसे। आप लोगों ने आज की वर्तमान में हम देखते हैं फिल्म इंडस्ट्री को, आप देखते हैं बॉलीवुड है, आप अन्य हॉलीवुड फिल्में देखते हैं, तो अभिनेता क्या हो जाता है? अभिनय करने के लिए उसका काम है, तो वो इसके लिए एक तरह से आदी हो जाता है। उसके लिए अचानक से रो देना आसान होता है, वो रोने के लिए ग्लिसरीन का इस्तेमाल भी कर लेता है या किसी भी तरह का वो प्रयोग कर लेता है। कैमरे के पीछे काफ़ी बार होता है रोना नहीं आ रहा है, ज़बरदस्ती रोने के लिए ग्लिसरीन लगाया जाता है। हमें बस उसे हम देखते हैं, पिक्चर में देखते हैं,
रोता हुआ देखते हैं, बच्चे के लिए माँ रो रही है, प्रेमी के लिए प्रेमिका रो रही है, हम तो बस उस दृश्य को देखते हैं, लेकिन उसे फिल्माया कैसे गया है ये नहीं देखते, है ना। कई अभिनेता बड़े मंजे हुए होते हैं, वो बिना किसी चीज़ के रो भी लेते हैं, हंस लेते हैं, हंसा लेते हैं, अभिनय अपने अंदर इमोशंस ले आते हैं, और कैमरे के बाद बिल्कुल वो इमोशंस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये उनका काम है। वो इसमें अगर डूब जाएंगे, सच्चा अभिनेता वास्तव में डूब जाता है, लेकिन सब में ये कला नहीं मिलती। बहुत अपने भावों पर, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना भी एक तरह की कला है। तो ये कला जो है कैमरे के सामने क्या है, इस तरह से जरूरी नहीं है कि उसने उसका अभिनय को अपने अंदर उतारा ही हो। मैं आपको एक थोड़ा सा विषय से भटकाऊंगी। बहुत पुरानी जो रामायण आया करती थी, उसमें राम का जो अभिनय किया करते थे, है ना, उन्होंने अभी इस दौरान पे रामायण फिर से आई टीवी पे, उनका इंटरव्यू भी आया। उन्होंने बात कही कि जब मैं राम का किरदार निभा रहा था तो मुझे आदत थी स्मोक करने की, धूम्रपान की आदत थी, लेकिन अब उनके लिए बड़ी परेशानी हो गई। अब वो धूम्रपान कहीं कर नहीं सकते, लोग उन्हें जानते हैं, श्री राम के रूप में जानते हैं, श्री राम को कैसे ये सब करते हुए देखे, तो उनके लिए बड़ी परेशानी खड़ी हुई। यानी कि वो अगर सच में राम के भावों में, उसके आदर्शों पर उतर आते तो क्या वो इस आदत को वापस अपनाते, लेकिन वो अभिनेता है, वो हो सकता है पब्लिक के सामने ऐसा ना करे, पर्दे के पीछे बंद कमरे में धूम्रपान करते, है ना। तो ये चीजें तो मूल अनुकार्य में तो नहीं हो सकता, वो राम का अभिनय मात्र कर रहा है ना। राम करुणा निधि है, घर उन्होंने अभिनय किया, घर जाके अगर बच्चे ने कोई शैतानी की तो क्या वो अपने बच्चों को डांटेंगे नहीं, करुणा निधि बन के रहेंगे, प्रेम से ही समझाएंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं, तो अभिनय मूल कार्य में रहना, कहना भी उचित। रंगमंच पर जब तक फिल्म चल रही है तब तक रहना भी उचित, कहना नहीं सही होगा, लेकिन सहृदय कहना। अब रस का आश्रय कहाँ है, रस को अनुभूति कौन कर रहा है, आप और हम जो फिल्म देख रहे हैं। हम फिल्म देखने जाते हैं, हम अपनी पसंद की फिल्म देखने जाते हैं। मुझे हॉरर फिल्म पसंद है तो मैं हॉरर फिल्म की टिकट लूंगी, मैं पैसे देके डरने जा रही हूँ, है ना, और उसको डर को भी इंजॉय करूँ, ये भी एक तरह का आनंद है। मैंने बताया रस क्या है, आनंद है, जिसमें भयानक रस भी आता है, डरना भी अपने आप में एक आनंद देता है। हम पैसे देके डरने जाते हैं, बात वही है। फिर आपको पसंद है हास्य, आपको कॉमेडी पसंद है, आप कॉमेडी देखने जाते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार हंसी नहीं आती, शायद कलाकार ने इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं करी, विषय या जो कितना अच्छा नहीं था, है ना, पिक्चराइज अच्छे से नहीं। बात है कि क्या आप सहृदय हैं, इमोशनल पिक्चर देखने जाते हैं। शाहरुख खान या जो घर परिवार पारिवारिक फिल्में होती हैं, उनको देख के लोग फूट फूट के रोते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने मन को एकाकार कर लेते हैं। जो फिल्म चल रही है, जो कहानी चल रही है, जो किरदार है, उस किरदार से, उस कहानी से, उस पात्र से, उसकी परिस्थितियों से स्वयं को जोड़ लेते हैं, अपने आप को उसमें रख देते हैं और फिर उसको जीने लगते हैं, और उस किरदार की जो दुख और सुख है वो खुद अनुभव करने लग जाते हैं। जब ऐसा होता है तो वो किसके साथ होगा, उसके अंदर हृदय है, उसमें भावों को समझने की शक्ति है, तभी तो वो ये महसूस कर पा रहा है। यानी कि वो व्यक्ति क्या है, सहृदय। तो सहृदय व्यक्ति ही रस का अनुभूति कर सकता है, उसका आनंद ले सकता है। जो सहृदय नहीं है उसे समझ में नहीं है। तो बड़ा ही आप समझेंगे, पढ़ने से पहले बच्चे सोचते हैं रस निष्पत्ति है, बहुत कठिन है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ समझने की। चीज़ों को समझ लीजिए, बहुत आसान हो जाती है। अगर उन्हें रटने की बजाय आप समझेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। एक छोटा सा उदाहरण और दूंगी आगे बढ़ने से पहले। आपको पिक्चर याद होगी शम्मी कपूर की जंगली, जिसमें वो एक निर्दयी व्यक्ति हुआ करते थे, हृदयहीन व्यक्ति होते थे। उन पर ना हंसी, ना दुख, ना खुशी, कुछ भी असर नहीं करता था उनके ऊपर। और जब ऐसा होता था तो वो एक निरस जिंदगी जी रहे थे। लेकिन जो नायिका आती है उनके जीवन में उन्हें भावों को, उन्हें अनुभूतियों को, हंसने रोने का महत्व बताती है और वो एक सहृदय व्यक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं।
बात यहाँ फिल्मों की नहीं है, हम बात कर रहे हैं अभिनय की, तो फिल्मों का उदाहरण देना बनता है। लेकिन ये उदाहरण देना भी इसीलिए है कि यहाँ पे एक हृदयहीन व्यक्ति को कैसे सहृदय बना दिया जाता है, और सहृदय व्यक्ति ही वास्तव में जीवन जीता है। हृदयहीन व्यक्ति जब जीवन के सुख दुख का ही अनुभव नहीं किया तो उसने जीवन जी के क्या किया। तो यही है भट्टनायक का, जो कि सांख्य दर्शन से प्रभावित हैं। उनकी हृदय दर्पण पुस्तक में उन्होंने मुक्तिवाद को पूरी तरह से समझाया है। इस वाद का नाम उन्होंने मुक्तिवाद दिया और साधारणीकरण नाम देकर उन्होंने इसे आगे बढ़ाया। संचारी भाव और स्थायी भावों में विभावों के साथ जो संयोग होता है उसको उन्होंने भोज्य पूजक शब्द दिया, और निष्पत्ति शब्द का अर्थ इन्होंने क्या बताया, मुक्ति या भोग। रस का आश्रय कहाँ बताया, रस का आश्रय सहृदय में बताया। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था भट्टनायक का जो वाद है मुक्तिवाद, उसके बारे में। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अभिनव गुप्त के जो एक और विद्वान हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अभिनव गुप्त ने भी इसी वाद को, इसी रस निष्पत्ति को इन तीन विद्वानों के सहयोग से आगे बढ़ाया और समझाने का प्रयास किया। तो चौथे विद्वान कौन है, अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त है, उनकी पुस्तक का नाम है ध्वनि लोकलोचन। आपको मैं बता दूं, ध्वन्यालोक, सॉरी ध्वनिलोक नहीं, ध्वन्यालोक। जो ध्वन्यालोक है, सिर्फ ये नाम जो है आनंदवर्धन, जो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, उनकी पुस्तक का नाम क्या है, ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक लोचन जो है अभिनव गुप्त की पुस्तक का नाम है। ये जो है शैव मत के प्रवर्तक है, शैव मत के प्रवर्तक हैं। अब इन्होंने इस वाद का नाम दिया अभिव्यक्तिवाद। अभिव्यक्तिवाद। अब इस अभिव्यक्ति को इन्होंने क्या अनुभव शब्द से जोड़ा। इन्होंने जो शब्द दिया व्यंग्य व्यंजक, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। रस व्यंग्य है, ये बड़ा ही समझने का विषय है, इस पे देखेंगे, बात करेंगे। व्यंग्य व्यंजक इन्होंने बोला, और निष्पत्ति को इन्होंने क्या कहा, अभिव्यक्ति का। निष्पत्ति शब्द की जगह इन्होंने क्या प्रयोग किया, अभिव्यक्ति। इन्होंने भी रस का आश्रय सहृदय में माना। ये इन्होंने भट्टनायक से ले लिया। इन्होंने, वो सहमत है कि रस का आश्रय का होता है, सहृदय में होता है, अच्छी बात है। लेकिन इन्होंने मुक्तिवाद को नहीं लेकर के उसे क्या कहा, अभिव्यक्ति बोला। अभिव्यक्ति यानी अभिव्यक्त होना। अभिव्यक्त शब्द से आप परिचित हैं कि जैसा हम प्रकट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, वो जो सामने हम जो महसूस करते हैं उसको अभिव्यक्त करते हैं। तो ये अभिव्यक्त शब्द लिया और इन्होंने इस वाद का नाम दिया अभिव्यक्तिवाद। यानी जैसा हम महसूस कर रहे हैं वैसा हम अभिव्यक्त कर दें, प्रकट कर दें, तो वहां पे क्या हो जाता है, अभिव्यक्तिवाद प्रकट हो जाता है। व्यंग्य व्यंजक भाव, इन्होंने रस को क्या कहा, व्यंग्य का। रस क्या है, व्यंग्य, व्यंग्य शक्ति है। व्यंजक आपको मैं बता दूं कैसे, आप समझ जाएंगे। आपने शब्द शक्ति पढ़ा होगा। शब्द शक्ति में 3 शब्द शक्तियां होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा जैसा कहा जाए वैसा ही समझा जाता है, जैसा होता है, उसका कोई अन्य अर्थ नहीं होता है। लक्षणा जैसा दिख रहा है वैसा ना होकर उसके कोई लक्षण, उसके गुण के आधार पर कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। व्यंजना शब्द शक्ति में ना तो उसका लिखित रूप, ना ही उसका कोई लक्षण और गुण से संबंधित, बल्कि कोई तीसरा ही व्यंग्य रूप समझा जाता है।
तो रस क्या हुआ? रस इसीलिए व्यंग है क्योंकि जो रस वास्तव में जैसा दिख रहा है वो सबको समझ नहीं आएगा, लेकिन व्यंग्य के रूप में जो अनुभूति कर रहा है उसे समझ आ जाएगा। बिहारी का एक दोहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि नायक और नायिका भरे हुए भवन में बैठे हैं, है ना, वो आंखों ही आंखों में बातें कर रहे हैं, दोनों को बात समझ में आ जाती है, पूरे भवन में बात और किसी को समझ में नहीं आती। तो इशारों की भाषा, व्यंग्य की भाषा कौन समझा? सिर्फ नायक और नायिका समझे, पूरे भरे हुए भवन में और किसी को बात समझ में नहीं आई। तो ये क्या शक्ति थी? व्यंग्य शक्ति थी। तो ये व्यंग्य व्यंजक भाव, संचारी भाव जल तरंग की भांति आएंगे और स्थायी भावों को पुष्ट करेंगे, पोषण देंगे और रस को परिपक्व कर देंगे। तो क्या होगा? रस अभिव्यक्ति के लायक हो जाएगा। तो जो रस की निष्पत्ति होती है, यानी रस समझ में आ गया, रस महसूस होने लग गया, तो उसके लिए उन्होंने क्या शब्द प्रयोग किया? अभिव्यक्ति शब्द प्रयोग किया। रस का आश्रय कहाँ होता है? सहृदय में होता है, इससे ये सहमत थे। तो ये आपको मैं बता चुकी हूँ, रस सहृदय यानी कि जो भावों को, सुख दुख को, दूसरों के सुख दुख को महसूस करता है वो क्या हो जाता है? सहृदय हो जाता है। तो ये तो था आपके जो चारों विद्वान हैं रस निष्पत्ति के, बड़े ही इम्पोर्टेंट है चारों के चारों। आपको चारों अच्छे से याद हो जाने चाहिए, समझ आना चाहिए। ये जो टेबल मैंने बताई है 2 बार में मैंने पढ़ाई है, लेकिन आप जो कि बोर्ड पे आप समझ सके, हिचपिच ना हो जाए, इसीलिए मैंने 2-2 में पढ़ाया है। एक साथ भी लिख सकते हैं ये पूरी टेबल आपके रजिस्टर में, एक पूरे पेज पे अच्छे से टेबल बनाइए और इसे आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। आपको बस ये याद करना है, पहला विद्वान कौन सा था? भट्टलोलट, दूसरा शंकुक, तीसरा भट्टनायक, चौथा अभिनवगुप्त। पहले विद्वान ने वाद का नाम क्या दिया? उत्पत्तिवाद, आरोपवाद। शंकुक ने क्या नाम दिया? अनुमतिवाद, चित्रतुरंग न्याय, अनुमान प्रमाण। और आपके भट्टनायक ने क्या नाम दिया? भुक्तिवाद या साधारणीकरण। अभिनवगुप्त ने क्या नाम दिया? अभिव्यक्तिवाद। इसी तरह से अगर देखें तो संचारी भाव और स्थायी भाव के संयोग का अर्थ जो है वो आपके जो भट्टलोलट है उन्होंने क्या नाम दिए? उत्पाद्य उत्पादक संबंध बताया, पोष्य पोषक संबंध बताया, ठीक है, प्रातिप्य प्रतीक संबंध बताया। यहीं पर शंकुक ने क्या बताया? इसके लिए शंकुक ने इसके लिए अनुमाप्य अनुमापक शब्द का प्रयोग किया। भट्टनायक ने इसके लिए भोज्य भोजक शब्द प्रयोग किया, ठीक है। और जो अभिनवगुप्त है इसके लिए इन्होंने ये व्यंग्य व्यंजक भाव प्रयोग किया। भट्टलोलट है, उन्होंने निष्पत्ति का अर्थ क्या लगाया? उत्पत्ति या आरोप। शंकुक ने क्या बोला? अनुमति। भट्टनायक ने क्या बोला? भुक्ति। अभिनवगुप्त ने क्या बोला? अभिव्यक्ति बोला। भट्टलोलट ने रंगमंच का रस का आश्रय क्या किस पर बताया? अनुकार्य में बताया। शंकुक ने रंगमंच पर रस का आश्रय बताया। भट्टनायक ने सहृदय में रस का आश्रय बताया। अभिनवगुप्त ने सहृदय में आश्रय बताया। तो अगर देखें तो एक मतलब स्तर दर स्तर इसमें सुधार हुआ रस के शोध में, और अंत तक आते आते अभिनवगुप्त का जो ये वाद है ये बड़ा ही प्रभावित हुआ, क्योंकि बात अभिव्यक्ति की जो इन्होंने कही वो बहुत उचित थी। लेकिन मैंने बताया साधारणीकरण भट्टनायक ने दिया पहले, सहृदय भट्टनायक ने दिया, तो यहाँ पे इसीलिए भट्टनायक इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ तक हमारा ये चारों विद्वान पूरे होते हैं। आपके पाठ्यक्रम में जो शुक्ल जी के द्वारा साधारणीकरण को समझाया है वो हम आगे देखेंगे, अन्य विद्वानों के बारे में भी पढ़ेंगे। आज की कक्षा में से तक धन्यवाद।